हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मेडिको में। आज का इस वीडियो लेक्चर में हम रेस्पिरेशन पार्ट 2 के बारे में स्टडी करेंगे। इससे पहले हमने रेस्पिरेशन पार्ट 1 पढ़ा था। उसमें मैंने आपको बताया था कि रेस्पिरेशन में कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं और उन ऑर्गन्स के क्या क्या फंक्शंस हैं, वो मैंने जनरल इंट्रोडक्शन बताया था आपको। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पर जाकर के वो वीडियो देख सकते हैं। जब तक आप जनरल इंट्रोडक्शन नहीं पढ़ेंगे रेस्पिरेशन का, आगे की प्रोसेस आपको समझ में नहीं आएगी। तो आगे की प्रोसेस को समझने के लिए, इसकी डिटेल को समझने के लिए आपको जनरल जो इसके ऑर्गन्स हैं रेस्पिरेशन के, उनके क्या क्या फंक्शंस हैं, उनको जानना बहुत ज़रूरी है। तो आप उनको पहले एक बार स्टडी कर लें और उसके बाद आप ये वीडियो देखें ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो इस वीडियो में मैं आपको रेस्पिरेशन पार्ट 2 के बारे में स्टडी कराऊंगी, जिसमें हम इन स्टेप्स का, इन पॉइंट का डिटेल से स्टडी करेंगे। फर्स्ट जो हमारा पॉइंट होगा वो होगा स्टेप्स इन रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में कौन कौन से स्टेप्स हम यूज लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा पॉइंट होगा फेज ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन की कितनी फेजेस होती हैं। फिर है रेस्पिरेशन वॉल्यूम और उसके बाद है पल्मोनरी कैपेसिटी। इन पॉइंट्स का हम इस वीडियो के अंदर डिटेल से स्टडी करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारा वीडियो। सबसे पहले हम देख लेते हैं, स्टेप्स देख लेते हैं रेस्पिरेशन की कितनी स्टेप्स होती हैं। जैसा कि आपको स्लाइड में दिख रहा है, जो मैंने हाईलाइट कर रखे हैं, उन पॉइंट से अगर आप इनको स्टडी करेंगे, इनको आप पढ़ेंगे तो आपको आसानी से इनको याद रह जाएगा। सबसे पहले कौन सा स्टेप्स आएगा हमारा, ब्रीदिंग का। उसके बाद क्या आएगा, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस एंड देन ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 एंड नेक्स्ट हमारा जो स्टेप्स है रेस्पिरेशन का वो है यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन। इनका हम क्या करेंगे, डिटेल से स्टडी करेंगे वन बाय वन करके। यहाँ पर मैंने आपको कुछ इसके स्टेप्स बता रखे। तो सबसे पहले हम पहला स्टेप देख लेते हैं, ब्रीदिंग। ब्रीदिंग क्या होता है, ब्रीदिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशंस बाय विच एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन एंड CO2 रिच एल्वेलाई एयर इज रिलीज आउट। ठीक है, इसमें होता है कि जो एटमॉस्फेरिक एयर है उसको क्या करते हैं, अंदर लेते हैं ऑक्सीजन को, और जो एल्वेलाई में CO2 होती है, रिच CO2 होता है, उसको बाहर निकालना ही क्या कहलाता है, ब्रीदिंग कहलाता है। ठीक है, ये आपको मैंने एक जनरल इसकी डेफिनेशन बताई है ब्रीदिंग की। ठीक है, इसका हम अगर डिटेल से स्टडी करेंगे तो नेक्स्ट मेरे वीडियो में आपको इसको स्टडी करना होगा। ठीक है, दूसरा हमारा जो पॉइंट है वो है डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। अब हमने क्या किया, ब्रीदिंग तो कर ली ऑक्सीजन की, तो ठीक है, इसके बाद क्या होगा, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस होगा। गैसों का किस तरह से उनका डिफ्यूजन होता है। डिफ्यूजन आपको पता ही होगा क्या होता है, कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर गैसेस मॉलिक्यूल का मूवमेंट होना ही क्या कहलाता है, डिफ्यूजन कहलाता है। जैसे कि एक एग्जांपल आपको मैं बताती हूँ इसमें, कि अगर आपने घर में किसी अगरबत्ती जला रखी है, तो एक रूम में अगर अगरबत्ती जली हुई तो उसकी खुशबू क्या होती है, पूरे घर में फैल जाती है। तो वो किस प्रोसेस के थ्रू फैलती है, वो डिफ्यूजन के थ्रू ही फैलती है, कि जहां से अधिक कंसंट्रेटेड है गैस के मॉलिक्यूल का और कम कंसंट्रेटेड की ओर जाना ही क्या कहलाता है, डिफ्यूजन कहलाता है। तो यही प्रोसेस कहाँ होती है, हमारे जो ऑक्सीजन और CO2 हम इनहेल और एक्सहेल करते हैं ना, उस प्रोसेस में होती है डिफ्यूजन ऑफ गैसेज, ऑक्सीजन एंड CO2 अक्रॉस एल्वेओलाई मेम्ब्रेन। किसके थ्रू, जो एल्वेओलाई मेम्ब्रेन होती है उसके अक्रॉस ऑक्सीजन और CO2 का डिफ्यूजन किस तरह से होता है। ये हमारा नेक्स्ट स्टेप है इसका रेस्पिरेशन का। इसके बाद अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्टेप हमारा ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। गैसेस का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, बाय द ब्लड। ब्लड के थ्रू ही होता है। ठीक है, ब्लड में क्या होता है, RBCs होती हैं, WBCs होती हैं, प्लेटलेट्स होती हैं, प्लाज्मास होते हैं। ठीक है, तो उसमें जो ब्लड का कौन सा पार्ट है वो गैसेस के ट्रांसपोर्ट में अपनी अहम भूमिका निभाता है। ठीक है, वो हम देखेंगे इस पॉइंट के अंदर। नेक्स्ट है डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन CO2 बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। ब्लड और टिश्यू के बीच में भी क्या होता है, डिफ्यूजन होता है ऑक्सीजन और CO2 का। वो कैसे होता है वो भी हम देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन। अब हमने ऑक्सीजन और CO2 का डिफ्यूजन तो हो गया हमारे ब्लड में और टिश्यूज में, वो चली तो गई, लेकिन उसका क्या यूटिलाइजेशन हो, किस तरह से उसका यूटिलाइजेशन होता है हमारी सेल्स के द्वारा।
ठीक है, कौन सी प्रोसेस में? कैटाबॉलिक रिएक्शंस के थ्रू, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ये तो क्या है? रेस्पिरेशन के कुछ स्टेप्स हैं जो हम इसमें डिटेल से स्टडी करेंगे वन बाय वन करके। अब हम देख लेते हैं इसके फेजेस ना। अब हम देखते हैं इसकी फेजेस ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के दो फेजेस होते हैं, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। ठीक है, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन इन दोनों को हम डिटेल से स्टडी करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। तो आपको ये जो गिफ्ट दिख रही है उसमें भी आपको लग रहा होगा कि मैडम इसमें क्या समझाने वाली हैं। तो इसमें सिंपल सी बात है, इसमें भी क्या हो रहा है? एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन की प्रोसेस ही हो रही है। ठीक है, इसमें जो ये मैन है वो सबसे पहले इंस्पायरेशन करता है, अपनी लंग कैपेसिटी को बढ़ा रहा है, उसके बाद एक्सपायरेशन कर रहा है, जो कि इसकी कितनी, आपको देख सकते हो कि एक बलून को भी एक्सपायरेशन के थ्रू क्या कर सकता है? उड़ा रहा है ये। ठीक है, तो ये इसकी क्या है? लंग कैपेसिटी शो कर रही है। तो जनरल बात है, ये आपको मैंने समझाने के लिए गिफ्ट लिए कि इंस्पायरेशन क्या होती है और एक्सपायरेशन क्या होती है। तो हम एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं इंस्पायरेशन क्या होता है। देख सकते हैं आप इस स्लाइड के थ्रू इंस्पायरेशंस, या हम कह सकते हैं इसको इनहेलिंग। ठीक है, ऑक्सीजन को इनहेल करना, अंदर लेना, उस प्रोसेस के थ्रू क्या क्या हमारी बॉडी में चेंजेस होते हैं, लंग्स में, रिब्स में, ठीक है, थोरेसिक कैविटी में, डायफ्राम में कौन कौन से चेंजेस होते हैं, ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, क्योंकि इससे रिलेटेड जो कभी कभी MCQs बन जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो उनको आप थोड़ा सा ध्यान रख लें। तो हम देखते हैं सबसे पहले इंस्पायरेशन क्या होता है। व्हेन द लंग्स इनहेल द डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट। जब लंग्स क्या करता है? इनहेल करता है ऑक्सीजन को, तो डायफ्राम क्या होते हैं? कॉन्ट्रैक्ट होते हैं एंड पुल डाउन, और नीचे की तरफ क्या होते हैं? पुल डाउन हो जाते हैं। देन एट द सेम टाइम, इसी समय क्या होता है? द मसल्स बिटवीन द रिब्स कॉन्ट्रैक्ट। जो रिब्स के बीच में मसल्स होती है वो क्या हो जाती है? कॉन्ट्रैक्ट होता है। जैसे कि आपको इस फिगर में भी दिख रहा है, जैसे ही ऑक्सीजन एयर हमने क्या करी? इनहेल करी, तो क्या हुआ? जो डायफ्राम है वो डाउनवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हो गया, और क्या हुआ? जो मसल्स हैं, ये जो मसल्स दिख रही है आपको, ठीक है, रिब्स के बीच में, वो क्या हो जाएंगे? कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है, एंड पुल अपवर्ड, और किधर किधर होंगे? ऊपर की तरफ ये क्या होंगे? पुल डाउन हो जाएंगे। ठीक है, सॉरी, पुल अप हो जाएंगे। देन दिस इंक्रीज द साइज ऑफ द थोरेसिक कैविटी। इसकी वजह से क्या होता है कि जो थोरेसिक कैविटी है ये, इसका साइज क्या हो जाता है? बढ़ जाता है इनहेल के टाइम में। ठीक है, इनहेल के टाइम में तीन प्रोसेस होती हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है? जो डायफ्राम है वो क्या हो जाएगा? डाउनवर्ड हो जाएगा, और क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। और जो रिब्स हैं, इनके बीच में जो मसल्स हैं वो क्या? कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, और क्या होंगे? अपवर्ड पुल हो जाएंगे। देन फिर क्या होगा? थोरेसिक कैविटी एंड डिक्रीज द प्रेशर। थोरेसिक कैविटी का जो साइज है वो तो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, और प्रेशर क्या हो जाएगा? उसका कम हो जाएगा। देन एज अ रिजल्ट एयर रशेस इन एंड फिल द लंग्स, और एयर क्या होगी? अंदर जाएगी और लंग्स में फिल हो जाएगी। ये तो कौन सी प्रोसेस थी? इंस्पायरेशन की या इनहेलिंग की प्रोसेस थी। इसके जस्ट अपोजिट जो प्रोसेस होती है वो क्या होती है? एक्सहेलिंग की प्रोसेस होती है। वो भी हम देख लेते हैं क्या होती है। जैसा कि वही फिगर है, ठीक है, ये जो फिगर है वो क्या है? इनहेलिंग का है, और ये वाला जो प्रोसेस है वो किसका है? एक्सहेलिंग का प्रोसेस है। इसमें क्या होता है? व्हेन द लंग्स एक्सहेल, जब लंग्स क्या करता है? गैस को बाहर निकालता है, एयर को, द डायफ्राम रिलैक्स, डायफ्राम क्या हो जाएगा? रिलैक्स हो जाएगा, एंड द वॉल्यूम ऑफ द थोरेसिक कैविटी डिक्रीज, जो थोरेसिक कैविटी है उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। वाइल द प्रेशर विद इन इंक्रीज, और अंदर का जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, वही बात है, उसका अपोजिट है आपको इनहेलिंग का प्रोसेस है, उसकी जो अपोजिट प्रोसेस होती है वो क्या होती है? एक्सहेलिंग की प्रोसेस होती है। एज ए रिजल्ट द लंग्स कॉन्ट्रैक्ट एंड एयर इज फोर्स्ड आउट, और लंग्स क्या होंगे? कॉन्ट्रैक्ट होंगे, और एयर क्या हो जाएगी? बाहर निकल जाएगी। ठीक है, तो ये क्या थी? एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन की दो प्रोसेस थी, किस किस तरह से होती है। ठीक है, आई थिंक आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं कुछ इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको आप देख लेना। ठीक है, ऑन एवरेज जो हेल्दी ह्यूमन होता है उसकी जो ब्रीदिंग रेट होती है वो कितनी होती है? 12 to 60 टाइम पर मिनट। एक मिनट में कितनी ब्रीदिंग करता है वो? 12 से लेकर के 16। देन
नेक्स्ट है स्पायरोमीटर। स्पायरोमीटर क्या होता है? स्पायरोमीटर द वॉल्यूम ऑफ द एयर इन्वॉल्व इन ब्रीदिंग मूवमेंट, ठीक है, ब्रीदिंग मूवमेंट में इसको क्या किया जाता है? इन्वॉल्व होता है ये। कैन बी एस्टिमेटेड बाय यूजिंग अ स्पायरोमीटर। स्पायरोमीटर क्या होता है? एक इक्विपमेंट होता है जो क्या इसको वॉल्यूम को, एयर वॉल्यूम जो इन्वॉल्व होती है इसमें, उसको मेजर करने के काम में आता है, ठीक है। विच हेल्प इन क्लिनिकल एस्टिमेशंस ऑफ पल्मोनरी फंक्शन, जो क्या हमें चेक करने के काम आता है? पल्मोनरी फंक्शन को चेक करने के काम में आता है स्पायरोमीटर, ठीक है। ये एक इक्विपमेंट है जिसके थ्रू क्या करते हैं? एयर का वॉल्यूम को एस्टिमेट किया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और रेस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या होती है। ये दो पॉइंट हैं, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर आपको जनरल कुछ इसके क्या बोलते हैं इसको, कुछ टर्म्स यूज में ले रखी हैं ब्रीफ में, ठीक है। इनको आप ध्यान में रख लें, जैसे IRV क्या होता है, ERV क्या होता है, TV क्या होता है और RV क्या होता है। इनको भी मैं आपको डिटेल में स्टडी कराऊंगी और इसके बाद इसका एक मैंने डायग्राम भी लिया है, उसके थ्रू आप आसानी से इसको अच्छी तरह से समझ जाएंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं टाइडल वॉल्यूम क्या होता है। TV क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग अ नॉर्मल रेस्पिरेशन। नॉर्मल रेस्पिरेशन के दौरान जो क्या होती है? इंस्पायर्ड वॉल्यूम होता है एयर का या एक्सपायर्ड वॉल्यूम होता है एयर का, उसको हम क्या बोलते हैं? TV बोलते हैं, टाइडल वॉल्यूम, ठीक है। समझ में आया आपको? और ये अप्रोक्स कितना होता है? 500 ml होता है। मतलब कि जब हम सांस लेते हैं तो उस टाइम एयर का कितना वॉल्यूम है, या फिर हम जो सांस छोड़ते हैं उस टाइम एयर का कितना वॉल्यूम है हेल्दी पर्सन में, वो ही क्या कहलाता है? टाइडल वॉल्यूम कहलाता है, ठीक है। तो ये हो गई इसकी डेफिनेशन। या फिर हम क्या कह सकते हैं इसको? अ हेल्दी मैन कैन इंस्पायर एंड एक्सपायर अप्रोक्सीमेटली कितना होता है? 6000 से लेकर के 8000 ml ऑफ एयर पर मिनट। एक मिनट में जो इसका टाइडल वॉल्यूम होता है, या कह सकते हैं हम इंस्पायर वॉल्यूम या एक्सपायर वॉल्यूम, वो कितना होता है? 6000 से लेकर के 8000 पर मिनट, एक मिनट में, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा टाइडल वॉल्यूम क्या होता है? इंस्पायर की गई वॉल्यूम उसकी एयर की और एक्सपायर की गई वॉल्यूम ऑफ एयर क्या कहलाता है? टाइडल वॉल्यूम कहलाता है, ठीक है। समझ में आ गया आपको ये? अब हम देखते हैं नेक्स्ट है इसका IRV। IRV क्या होता है? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ये क्या होता है? एडिशनल वॉल्यूम होता है ऑफ एयर, एयर का एडिशनल वॉल्यूम। अ पर्सन कैन इंस्पायर बाय अ फोर्सिबल इंस्पिरेशन। मतलब फोर्सिबल मतलब एक फोर्स के थ्रू, फोर्स के साथ में जो इंस्पायरेशन करता है, वो जो एक्स्ट्रा जो वॉल्यूम होता है एयर का, उसको बोलते हैं IRV, ठीक है। जो नॉर्मल ब्रीदिंग होती है, ठीक है, उसको तो क्या बोलते हैं? टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं। लेकिन जब क्या करते हैं? फोर्सफुली लेते हैं, हम जोर से या तो सांस लेते हैं या सांस छोड़ते हैं, ठीक है। अगर हम उसको सांस को लेते हैं फोर्सफुली तो उसको बोलेंगे हम IRV, और अगर हम सांस को बाहर निकालते हैं फोर्सफुली तो उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। आई थिंक आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, ठीक है। एडिशनल वॉल्यूम लेते हैं, जब नॉर्मल जो वॉल्यूम लेते हैं ऑक्सीजन का, उसके अलावा जो एयर का वॉल्यूम लिया जाता है फोर्सफुली, तो उसको हम बोलेंगे इंस्पायरेटरी रेस्पिरेटरी वॉल्यूम, रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। और ये कितना होता है नॉर्मली? ये होता है 2500 ml to 3000 ml, ठीक है। ये कुछ फैक्चुअल डाटाज हैं, आप इनको याद ही रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। कितने कितने होते हैं ये? जैसे टाइडल वॉल्यूम कितना होता है? अप्रोक्स 500 होता है। और अगर इसको हम बात करें तो ये कितना होता है? 6000 से लेकर के 8000 पर मिनट। नेक्स्ट है हमारा ERV मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। वो भी क्या होता है? एडिशनल वॉल्यूम ही होता है। जब हम क्या लेते हैं? फोर्सफुली या तो फिर इंस्पायरेशन करते हैं, सॉरी एक्सपायरेशन करते हैं फोर्सफुली, तो एडिशनल वॉल्यूम लेंगे एयर का, तो वो क्या कहलाता है? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहलाता है इसका, ठीक है। और ये कितना होता है? 1000 ml से लेकर के 1100 ml तक। तो ये तो बात हो गई, आपको जनरल बात बता दी मैंने, ठीक है। IRV क्या होता है, ERV क्या होता है और TV क्या होता है। एक चीज और है, वो भी देख लेते हैं। वो वॉल्यूम होता है रेजिड्यूअल वॉल्यूम। और रेजिड्यूअल वॉल्यूम क्या होता है कि
ये भी सिंपल सा ही है। ठीक है, क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स इवन आफ्टर अ फोर्सफुल एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन फोर्सफुल, जब हम सांस छोड़ते हैं तो उस दौरान हमारे लंग्स में एयर का कुछ वॉल्यूम बच जाता है, उसको हम क्या बोलेंगे, रेजिड्यूअल वॉल्यूम बोलेंगे। ठीक है, क्लियर हो गई ये चीज आपको अच्छी तरह से। ठीक है, ये 4 जो पॉइंट्स थे, 4 जो इसके मैंने टर्म्स बताए थे, ये अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाने चाहिए। उसके बाद ये आप लंग कैपेसिटी सर्व कर सकते हैं या फिर रेस्पिरेटरी कैपेसिटी कह सकते हैं, उसको समझ सकते हैं क्या चीज होती है वो। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गया आपको। और ये क्या होती है, दिस एवरेज 1100 ml to 1200 ml. By adding up a few respiratory volumes described above, one can derive various pulmonary capacity which can be used in clinical diagnosis. उनको क्या करते हैं, clinical diagnosis में यूज किया जाता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं यहाँ पर आपको इस डायग्राम के थ्रू मैंने आपको लंग जो वॉल्यूम है और इसकी कैपेसिटीज है उसको समझाने की एक कोशिश करिए। आप इसको इस डायग्राम के थ्रू आसानी से समझ सकते हैं कि ये क्या होती है। ठीक है, ये तो मैंने बताई दिया आपको IRV। ठीक है, VT क्या होती है, टाइडल वॉल्यूम, ERV क्या होता है और RV क्या होती है। ठीक है, इनको ही क्या है, एक कलरफुल डाटाज, ये कलरफुल जो पिक्चर्स हैं उसके थ्रू समझा रखा है कि कैसे क्या होता है इसमें। और ये सारी क्या है, कैपेसिटी है। ठीक है, IC का मतलब क्या होता है, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। FRC क्या होता है, फंक्शनल रेजिड्यूअल कैपेसिटी। VC का मतलब होता है वाइटल कैपेसिटी। और TLC का मतलब होता है टोटल लंग कैपेसिटी। ये कितनी कितनी होती है। ठीक है, अब मैं समझाती हूँ आपको। ये कलर को ध्यान में रखना आप, ये है लाइट ग्रीन कलर, ये स्काई ब्लू कलर है, ये पर्पल है और ये है लाइट पिंक कलर। ठीक है, अब देखो आप इसको समझो। सबसे पहले IRV। IRV क्या है, IRV हमारा क्या है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये आपको जो सबसे ज्यादा वाला पार्ट दिख रहा है लंग्स का, वो क्या होता है, IRV होता है। ये कितने लीटर होता है, 2.5 लीटर होता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ हमारे, अब इसके ऊपर ये कौन सा है, पर्पल सॉरी स्काई ब्लू कलर है, ये क्या होता है, टाइडल वॉल्यूम होता है। अब मैंने बताया था आपको टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, जो नॉर्मल हम एस्पायरर एक्सपायरेशन करते हैं उसका जो एयर का वॉल्यूम होता है उसको हम क्या बोलते हैं, टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं। तो ये कितना होता है, 0.5 लीटर कह सकते हैं या 500 मिलीलीटर बोल सकते हैं इसको। उसके बाद अब आ जाओ इसमें ERV। ERV मतलब क्या होता है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मतलब क्या होता है, फोर्सफुली जब हम एक्सपायरेशन करते हैं, ठीक है, वो जो एयर का वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है। ये कितना होता है, 1.5 लीटर होता है। उसके अलावा जो रेजिड्यूअल होता है, रेजिड्यूअल वॉल्यूम का मतलब क्या होता है कि जब फोर्सफुली एक्सपायरेशन के बाद में लंग्स में जो एयर बच जाती है उसको हम बोलते हैं रेजिड्यूअल वॉल्यूम बोलते हैं। वो कितना होता है, 1.5 होता है ये भी। ठीक है, ये चीजें आपको अच्छी तरह समझ में आ गई। अब हम देख लेते हैं इसकी कैपेसिटी। कैपेसिटी में सबसे पहले देखो IC का मतलब क्या होता है, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी किसको बोलेंगे हम, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी बोलेंगे हम जब किस किस को हम टोटल कर दें, IRV को और VT को। ठीक है, मतलब टाइडल वॉल्यूम को और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को अगर हम प्लस कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा, IC आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब देख लो FRC। FRC क्या होता है, फंक्शनल रेजिड्यूअल कैपेसिटी। वो क्या होती है, वो हो जाएगी आपकी, अगर हम इन दोनों को प्लस कर दें 1.5 लीटर और 1.5 लीटर, किस किस को आप देख सकते हो इसमें किस किस को करना है, हमें इसमें ERV को करना है और RV को करना है। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को करता है और रेजिड्यूअल वॉल्यूम को अगर हम प्लस कर दें तो क्या आ जाएगा, हमारा FRC आ जाएगा। अब VC वाइटल कैपेसिटी क्या होती है, वाइटल कैपेसिटी में हम किस किस को प्लस करना है, IRV को करना है, VT को करना है, ठीक है, टाइडल वॉल्यूम को, ERV को करना है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को करना है, और इनको अगर हम प्लस कर दें तो क्या आ जाएगा, हमारा VC आ जाएगा। ठीक है, VC मतलब वाइटल कैपेसिटी। अगर आप इसको, इन चीजों को इस चार्ट के थ्रू, कलर के थ्रू समझेंगे तो आपको याद रखने में भी क्या होगा, आसानी होगा। इस आसानी से क्या कर सकते हो, यही चीज को आप अपने वर्डों में लिख भी सकते हो। ठीक है, इस तरह से एक्सप्लेन करके।
कुछ नहीं है, बहुत इजी है। ये कलर अपन लिया और इसमें हमने क्या करते गए, इनको ऐड करते गए। ठीक है, अब जो टीएलसी आता है हमारा, टीएलसी में क्या होता है, टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी में क्या आ जाएगा आपका, ये सारा ही क्या हो जाएगा, टोटल हो जाएगा। मतलब 2.5 लीटर, 0.5 लीटर और 1.5 लीटर और 1.5 लीटर। मतलब हमने IRV को भी प्लस कर दिया, इसको इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को, टाइडल वॉल्यूम को, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को और रेजिडुअल वॉल्यूम को। अगर हम इन सबको क्या कर दें, टोटल कर दें, तो क्या आ जाएगा हमारा TLC आ जाएगा, टोटल लंग कैपेसिटी। ठीक है, तो ये तो क्या हो गई, इसके मैंने लंग वॉल्यूम और लंग कैपेसिटीज के बारे में आपको बताया। ठीक है, इस चार्ट के थ्रू, इस डायग्राम के थ्रू आपको आसानी से अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने नेक्स्ट स्लाइड में ली हैं। ठीक है, उनको मैंने क्या है इसमें डिस्क्राइब कर दिया, वो ही सारी बातें हैं जो हमने पिछले वाले जो स्लाइड है उसमें समझी हैं। ठीक है, तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक का। इस वीडियो में अगर आपको कुछ क्वेरीज है, कुछ डाउट है, तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू सॉल्व देम। और आपका वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।